नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर दिन क्लास देते हैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की। आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए। रिसेंटली डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 दो बड़े एग्ज़ाम आपके होने हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं। सिलेक्टिव क्वेश्चन है, विस्तार से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। कंप्लीट क्लास तक क्लास ज़रूर देखना। आज फिर रिकॉर्डेड क्लास दे रहे। वैसे 9 PM डेली लाइव होता है। जब भी लाइव होगा शेड्यूल लगा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन जब तक शेड्यूल नहीं मिले तब तक आपको ये रिकॉर्डेड क्लासेज ही मिलेगी। पूरी कंप्लीट क्लास देखना और पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दीजिए। हो सके तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड भी करें। समय निकाल कर आगे भेजें क्लास को ज़रूर। आइए आज की क्लास से शुरू करते हैं और आज का हमारा नंबर 1 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कोशिश करिए आज कि कुछ और अलग तरीके से आपको समझाएं ताकि जो यूटिलिटी है उसका हम थोड़ा और सदुपयोग कर सकें। और अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। देखो सवाल सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं आप उन्हें भी अगर याद रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आओ ज़रा देखो, सवाल नंबर 1 दिखाई तो दे रहा है। हाँ, क्लियर ठीक ठाक है। ओसा का फुल फॉर्म क्या है? देखो ये सेफ्टी वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। आपको केवल ओसा का ही नहीं, नेमा का पूरा नाम याद रखना है, NFPA का पूरा नाम याद रखना है। इनके अलावा 2-3 और भी है, मैंने क्लासेस पहले करवाई भी वाइट बोर्ड वाली, प्लीज़ आप उसे देखना ज़रूर, ठीक है ना। ओसा का जो पूरा नाम होता है ना वो होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन या एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ऑप्शन आ जाए तो वो भी कर देना, कोई बात नहीं। तो ऑक्यूपेशनल वाला है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहला ये ऑप्शन है, ये रहा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन, ठीक है। यानी ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक या वाणिज्यिक बोल सकते हो, उनसे संबंधित जो एक संगठन बना हुआ होता है वो। दरअसल मैं आपको इनका पूरा नाम अगर समझाने का प्रयास करूं तो याद रखें ज़रूर, NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन होता है और ये खतरों को एक्सप्लेन करते हैं। NFPA चार्ट के अनुसार खतरों को 4 भागों में बांटा गया है, तो इसके चारों खतरों को ज़रूर याद रखना। NFPA चार्ट में जो आकृति है वो हीरे की आकृति होती है और खतरों के जो 4 रंग होते हैं उनका अलग अलग आपको कलर दिया हुआ है, जैसे रेड है, वाइट है, ब्लू है और येलो है। अभी टेक्निकल हेल्पर में भी आया था, जयपुर मेट्रो का जब पेपर हुआ मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन का, उन्होंने भी पूछा था कि NFPA चार्ट के अनुसार आग से संबंधित खतरों को किस रंग से दर्शाया जाता है। सो इसे पूरा पढ़ लेना, मैंने क्लास करवाई हुई है। और नेमा का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन होता है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या डिवाइसेज जो है उनका जो जनरेशन करते हैं ना वो वाला है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए थी। अगला सवाल देखो, किस प्रकार के व्यावसायिक खतरे स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? संक्रमण समझते हो गया, वायरस टाइप का जिससे आगे चीज़ें फैल जाती हो, बस सिंपल शब्द है। संक्रमण का मतलब होता है आगे फैलना। देखो लाइट वाला कभी आगे नहीं फैलेगा, है ना। अगर किसी के इलेक्ट्रिक शॉक लगाए तो केवल वही व्यक्ति डैमेज होता है, सिंपल सी बात है ना। हाँ, एक साथ 4-5 पकड़ेंगे वो तो बात अलग है। एक्सीडेंट हो गया तो जिसका हाथ पैर जो संपर्क में आया तो वही अंग भंग होगा। अगर शारीरिक खतरे फिजिकल एक्टिविटी की बात करूँ, अगर कोई विकलांग है तो वो एक ही है, ऐसे तो नहीं कि उसी से सब में हुआ। मानसिक मेंटली कोई डिस्टर्ब है, कोई एल्कोहलिक है, किस हिंसक प्रवृत्ति का है, तो सबकी टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती। जैविक खतरे आएंगे, बायोलॉजिकल हजर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ये फैलते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, इस तरह के जो होते हैं। यानी आज फायर और सेफ्टी वाला जो है ना अपना टॉपिक, वो भी लगभग इसमें आपका रिवाइज होकर कंप्लीट हो जाएगा। देखो अगला सवाल है ना, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब तो आप सारे मुझे लगता है अच्छे से दे पाएंगे।
निम्न में से कौन सा आग बुझाने की विधि नहीं है? दरअसल आग बुझाने की 3 विधियाँ होती है। पहली विधि है चिक्करण, इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथरिंग। दूसरी विधि है शीतलन, इंग्लिश में बोलते हैं कूलिंग। तीसरी विधि है भूख से मरना, इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्विंग। तो स्पार्किंग जो है ये आग बुझाने की कोई विधि नहीं है, ये आग लगाने की विधि है। कनेक्शन लूज रख दोगे तो स्पार्किंग होगी और आग पकड़ लेगा। स्मूथरिंग होता है ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर आग बुझाना, ठीक है। कूलिंग होता है शीतलन के द्वारा ताप कम करना, और स्टार्विंग होता है ईंधन को हटाकर आग बुझाना। आग 3 कारकों की संयुक्त उपस्थिति से लगता है। वो कहता है कि अगर आप तीनों में से किसी एक को हटा देंगे तो पक्की बात है आग अपने आप बुझ जाएगी। और ये देखो, ये तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको एक और क्लास में करवाया था। 5S जो होते हैं ना, ये मैंने दोबारा क्यों दिया बताऊँ आपको मैं, पक्का इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा चरण नहीं है, सेकंड चरण कौन सा है, या फिर ये चरण कौन सा है, या फिर इसको जापानी भाषा में क्या बोलते हैं, या फिर इसका आशय क्या है। तो ये मैंने पिछली ही क्लास में आपको दिया हुआ है, सो प्लीज़ एक बार वहाँ से पढ़ना। अभी सेकंड चरण पूछ रहा है, तो सेकंड क्रम होता है ये रहा बी, अपने भी सेकंड में ही है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। दूसरी भाषा में बोलते हैं सेट इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। पहला होता है शॉर्टिंग, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन ये होता है 5वां। पढ़ लेना दोस्त, टॉपिक बहुत बढ़िया है। और अगर आपने ये टॉपिक कवर नहीं किया तो भाई नंबर कटने के चांसेस है। क्यों चांसेस है गुरुजी? क्योंकि इस टॉपिक में से पेपर में क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, इसलिए पढ़ लो मेरे दोस्त जितना पढ़ सकते हो। अगला सवाल देखो, क्या करें, वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या है? देखो सबसे आसान तरीका तो है भाई टेम्परेरी वायरिंग कर लो, कौन खर्चा लगाए। और अस्थायी वायरिंग का यहाँ एक ही ऑप्शन है, क्लीट वायरिंग। समझ गए, सिंपल सा है। अगर यहाँ पर सबसे इसमें से पूछे कि सबसे बढ़िया कौन है, तो फिर केसिंग कैपिंग को सबसे बढ़िया मानेंगे। वैसे कंड्यूट वाली सबसे बढ़िया होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कंड्यूट पाइप वाली को वैसे सबसे अच्छी मानेंगे। अगला देखो, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, इसके लिए कौन सी वायरिंग काम में लेंगे? बहुमंजिला इमारत के लिए कौन सी होनी चाहिए भैया? आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है, पढ़ लेना इसे। बहुमंजिला इमारत के लिए ट्री सिस्टम होता है। इंग्लिश लिखता जा रहा हूँ, साथ में ध्यान से सुनना। मल्टी स्टोर बिल्डिंग के लिए कौन सी वायरिंग होगी? ट्री सिस्टम होगी। वैसे हालांकि वायरिंग की अस्थायी प्रणाली के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, पेड़ की शाखाओं की भांति होता है, वोल्टेज का लेवल डिफरेंट होता है, लेकिन सस्ती और सरल होती है, फॉल्ट ढूंढना आसान होता है, ठीक है। और वैसे सबसे बढ़िया जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वाली प्रणाली सबसे बढ़िया होती है। इसमें अलग अलग सर्किट का जो प्रोटेक्शन है वो भी अलग अलग होता है। वायरिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, DRDO एग्ज़ाम से पहले आपके सारे टॉपिक रिवाइज ज़रूर करवा दूंगा, है ना। अगला सवाल, इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करते समय हम क्या करते हैं? 50 बटे भाग देते हैं, और जो मान आता है इंसुलेशन प्रतिरोध उससे कम नहीं होना चाहिए। किसका भाग देते हैं मेरे दोस्त? परिपथ उपभोग बिंदुओं की संख्या। इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए एक और नियम भी होता है, उसे थंब रूल कहा जाता है। थंब रूल कहता है कि 1 मेगा ओम से ऊपर होना चाहिए। दूसरा तरीका होता है, मेगर से आप लीकेज करंट मेज़र कर लो, और वो लीकेज करंट को मिली एम्पेयर में मानते हैं, तो वहाँ से ले जाते हो तो वो आराम से मेगा ओम में पहुँच जाता है, तो उस हिसाब से आना चाहिए। तीसरा है 50 बटे परिपथ के उपभोग बिंदुओं की संख्या। मान लीजिए ये हल करने से आपका उत्तर आया 0.5, तो इस वायरिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध 0.5 मेगा ओम से ऊपर होना चाहिए, यानी 0.6 मेगा ओम है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन थंब रूल के अनुसार ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
क्योंकि वो कहता है कि 1 मेगा ओम होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वायरिंग वाले डायग्राम से है, ये इंजीनियरिंग के पेपरों में आता है। अपन से तो वो पूछेगा ही, पक्की बात है। अपन से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वायरिंग डायग्राम। वायरिंग में 4 तरह के डायग्राम बनते हैं। सबसे सिंपल जो होता है ना, इसे सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ठीक है। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया यार, रुको, इसमें तो 2 ऑप्शन हो गए। सर्किट डायग्राम का ही योजनाबद्ध नाम है, योजनाबद्ध करना है। फिर देखो इस तरह का ऑप्शन जब आ जाए ना, तो फिर योजनाबद्ध करना। योजनाबद्ध को इंग्लिश में स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो स्कीमेटिक, योजनाबद्ध आरेख होता है। ठीक है। सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रीशियन अपने समझ के लिए कनेक्शन हेतु बनाता है। लेआउट होता है जब हम कंज्यूमर को अनुमोदन करवाएं, यानी एक इलेक्ट्रीशियन कंज्यूमर के घर में वायरिंग करने के लिए जा रहा है तो वो वहाँ पर उसको समझाता है। इंस्टॉलेशन डायग्राम होता है हूबहू वायरिंग स्थापना के बाद कैसी दिखाई देगी ये बताने के लिए। ठीक है। हाँ, अच्छा है क्वेश्चन तो, पर पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना। एक और डायग्राम उसमें रह गया तो फिर वो वायरिंग डायग्राम था। ये लो आ ही गया ये तो, है ना। अभी अभी पूछा है और अभी अभी इसमें आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया कि वायरिंग का वो कौन सा प्रकार है जिसमें वायरिंग अपनी मूल आकृति से हूबहू मिलती जुलती है। हूबहू का मतलब होता है बिल्कुल जैसे घर में वायरिंग करने के बाद दिखाई देती है वैसे ही। अधिष्ठापन आरेख आएगा, इंग्लिश में इंस्टॉलेशन डायग्राम बोलते हैं। बाकी मैं बता ही चुका हूँ। वायरिंग आरेख में घटकों की वास्तविक स्थिति का वर्णन होता है। घटकों की वास्तविक स्थिति समझते हो क्या। जैसे लैंप होल्डर कहाँ लगाना है, इलेक्ट्रिशियन हमें बताएगा कि मैं आपके घर में यहाँ एक लैंप होल्डर लगाऊंगा, तो लैंप होल्डर का डायग्राम। कंपोनेंट की वास्तविक स्थिति का वर्णन कौन देता है, वायरिंग डायग्राम। लेआउट किसका पता लगाता है, एस्टीमेट के लिए होता है लेआउट। एस्टीमेट यानी अनुमान लगाने के लिए कि मोटा मोटा खर्चा कितना का आएगा हमारे, अगर घर में हम वायरिंग करना चाहें तो। सर्किट डायग्राम किसके लिए होता है, इलेक्ट्रीशियन खुद के लिए बनाता है कि मुझे तार कहाँ से कहाँ डालनी है, कैसे कैसे संयोजन करने हैं, फेज कहाँ से निकालूंगा, न्यूट्रल कहाँ से निकालूंगा, लूपिंग कहाँ से लेंगे, जंक्शन बॉक्स में तारें कैसे घूमेगी। ठीक है। तो ये वायरिंग वाला था। लगभग यूँ समझ लो कि वायरिंग आपका जो है वो रिवीजन हो चुका है। और अब इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति शुरू हो गया। देखो फटाफट से, लैंप के द्वारा उत्सर्जित फ्लक्स 100 पाई है। औसत कैंडल पावर कितना है बता सकते हो क्या। लैंप की जो औसत कैंडल पावर होती है वो होती है कि ल्यूमन में फ्लक्स बटे 4 पाई। एक फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना। पेपरों में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, औसत कैंडल पावर दे देते हैं और पूछते हैं कि इसका आउटपुट फ्लक्स ज्ञात कीजिए ल्यूमन में कितना है। मैंने कुछ दिन पहले पिछली क्लास में दिया ही था ना आपको, 12.56 से गुणा करवाते हैं, याद रखना। देखो प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आई होप हमने आपको एक टॉप लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। मेरे दोस्त, चीज़ें पसंद आती है तो लाइक करना आप ना भूलें, शेयर तो करना ही है दोस्तों के साथ। बाकी आप अप्रिसिएट चीज़ों को ज़रूर करें यार, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। टॉप लेवल का कंटेंट देने का प्रयास करते। आइए ज़रा देखो, आउटपुट में फ्लक्स कितना दिया इसने, 100 पाई। 4 पाई का भाग देंगे तो उत्तर कितना आया, 25 कैंडल पावर। बी उत्तर सही हो जाएगा आपका। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। और अगला देखो क्या कह रहा है, इसी से जुड़ा हुआ ही है न, हाँ प्रदीप्ति वाले से ही है। सवाल क्या है देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 ल्यूमन लाइट एक उपकरण दे रहा है।
500 वर्ग मीटर का एरिया है, प्रदीप्ति की गणना करो। देखो मेरे दोस्त, प्रदीप्ति अगर आपको फिर ज्ञात करनी है ना, तो प्रदीप्ति लक्स जो होता है ना, अच्छा इम्पोर्टेंट क्या है ये देखो, पेपरों में कई बार यूँ आया हुआ है कि 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर किसके बराबर होता है, और 1 लक्स के बराबर होता है। डिप्लोमा डिग्री वालों के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग लेवल में आया हुआ है, UPPCL, UPRNL, इनमें मैंने कई दफ़ा क्वेश्चन देखे हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको यही याद रखना है, 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर किसके बराबर है, 1 लक्स के बराबर। गुरुजी लक्स निकालना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, ल्यूमन बटे एरिया, वर्ग मीटर एरिया की इकाई है। दोनों चीज़ें स्पष्ट दे रखी है, मान रखो और उत्तर निकाल दो। 2500 बटे 500 करेंगे, उत्तर कितना आएगा मेरे दोस्त, 50 के 5 सॉरी 0.5 आएगा। ठीक बात है, बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? 5 लक्स है कि नहीं? शानदार क्लास चल रही है, कोई डिस्टर्बेंस ही है नहीं, कोई इधर उधर की एक्स्ट्रा फालतू की बात नहीं करनी, क्वेश्चन सबको समझ में आ ही रहे हैं। बड़ी शांत क्लास चल रही है, कोई क्लियरिटी का इशू नहीं आ रहा है, कोई बीच में फालतू के मैसेज नहीं आ रहे। पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन का उत्तर करो। क्या कह रहा है, लैंप की दक्षता 30 ल्यूमन प्रति वाट है, 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट सप्लाई पर लेता है। निकाल दो भाई, उत्तर कितना आ रहा है, 24 5 120, 1200 वाट हो गया क्या? सवाल क्या पूछ रहा है, लैंप की आउटपुट प्रकाश की गणना करो। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सुन लो, है ना, दक्षता बराबर आउटपुट प्रकाश बटे इनपुट पावर। ठीक है, जब आउटपुट में हमें ल्यूमन्स में कैलकुलेट करना है तो एफिशिएंसी को पावर से मल्टीप्लाई कर दो। एफिशिएंसी क्वेश्चन में दे रखी है 30, पावर ये देखो मैंने बता दिया तरीका आपको, है ना, 1200 कितना आएगा, 36,000 ल्यूमेन। कहाँ से करोगे उत्तर, ये रहा सी में। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया चल रहा है ना, कोई इशू नहीं है, बस तो फिर फटाफट पढ़ते रहो। अगला सवाल देखो गोले का। पहले तो मुझे गोले की इकाई बता देना। सॉलिड एंगल की इकाई क्या होती है? एक प्लेन एंगल होता है, वो डिग्री में होता है। ठोस कोण की इकाई है। सवाल देख लो साथ में क्या कह रहे हैं, स्पेस के एक गोले द्वारा किसी भी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण 4 पाई के बराबर होता है, और 4 पाई को अपन स्टेरेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना। 12.56 के बराबर होता है, ऐसे भी दे देगा वो, हल करके दे देते हैं कई बार, है ना, तो हल किए हुए को याद रख लेना। चलो अगला कौन सा आ गया, वाइंडिंग वगैरह का आ गया, है ना। ठीक है, छोड़ो। तो बस दोस्तों, आज की क्लास एक बार यहीं रोकेंगे, समय का थोड़ा सा अभाव है, और जैसे ही समय निकलेगा फिर से लाइव क्लासेज शुरू हो जाएगी। लगभग टॉपिक कवर होते जा रहे हैं, डेली 3 से 4 टॉपिक मुझे लग रहा है कंप्लीट हो रहे हैं, तो 5-7 दिन में हो जाएगा। DRDO का एग्ज़ाम अभी आपके पास टाइम है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।